अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंटों को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज़ के सिलसिले का आगाज़ कर रहा हूं और इस हवाले से मैं ये पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज का एक पेपर लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करूंगा कि ये जो मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन आपको सिखाऊं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो और आप इससे अपना आइडिया लें कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में आने वाले हैं। आइए इनका आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है और पूछ रहा है कि बताएं थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे ही आपने 13.2 में किया है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहाँ पर एंगल का सोल्यूशन सेट निकाला, तो ऐसे ही यहाँ पर आप उस तरीके को यूज़ करेंगे कि tan थीटा 1 के बराबर, tan को राइट साइड पे लेकर tan इनवर्स बन गया और tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है। तो सेकंड ऑप्शन 45 का ही है, तो ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये चैप्टर नंबर 10 से एक फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इजी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जो कि जब खोलते हैं तो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। तो ये फॉर्मूले की राइट साइड आपको दी हुई है, आपने इसको बंद करना है। तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है थर्ड ऑप्शन। जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ये एमसीक्यू आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 से आ रहा है, जहां पर ये आपसे या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा ये कॉस अल्फा के बराबर होता है, या फिर आप नीचे इसका मैंने प्रूफ भी दे दिया है कि यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने याद किया हुआ ही है 10 चैप्टर में। अब अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा यहाँ पे अल्फा, इनकी वैल्यूज को जाके आपने पुट करा फॉर्मूले के अंदर और राइट साइड साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस अल्फा 1 जा कॉस अल्फा और ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉस अल्फा के बराबर है और ये सेकंड ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये भी चैप्टर 10 से आ रहा है कि एक फॉर्मूला है जो कि आपने इस्तेमाल कम किया है ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ के अंदर, लेकिन ये मौजूद है आपकी बुक के अंदर कि इस एमसीक्यू में हमें राइट साइड लिखनी है कि किसके बराबर है। आइडेंटिटी आपसे मांग रहा है, तो इसमें बेटा ये फॉर्मूला पहले याद रखना है कि साइन अल्फा अपॉन 2 या हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। तो अंदर कॉज ही आता है मगर साइन में माइनस आएगा, और कॉज अगर यहाँ होगा अल्फा अपॉन 2 के साथ तो अंदर प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा और अब इसकी स्क्वायरिंग हमने करी तो रूट यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 डिवाइड का था जरा के मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसके बाद ये कॉस अल्फा माइनस का था यहाँ ले आए और इसको उठा के वहाँ ले गए। तो इट मीन ये पूरी सिचुएशन ऊपर लेफ्ट साइड में बनी हुई है और ये कॉस अल्फा के बराबर है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये भी चैप्टर नंबर 12 से आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के कि ट्राइंगल की 3 साइड दी हुई हैं और एस की वैल्यू मांग रहा है। तो याद रहे बेटा एस पेरीमीटर के एवरेज कहलाता है ट्राइंगल के। तो तीनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड कर दें, तीनों साइड की लेंथ को पहले पुट करी और डिवाइड करके आंसर 9 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये चैप्टर 8 से आ रहा है, एक्सरसाइज नंबर 8.3 आपके सिलेबस में शामिल है और यहाँ पर ये एक इसने एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू मांग रहा है कि एंड टर्म क्या होगी मिडिल टर्म। तो आपको पता है कि 2n जो पावर में लगा हुआ है ये इवन नंबर का एक फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला। तो इट मीन पावर अभी इवन आ रही है, तो मिडिल टर्म निकालते वक्त जब n इवन होता है तो फार्मूला अलग है और ऑड पे फार्मूला अलग है। तो हमने इवन वाला फार्मूला लगाया n प्लस 2 अपॉन 2, जो n यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कहलाती है इसकी पावर। तो इस वक्त यहाँ पर जो n है वो 2n के बराबर है, तो आपने यहाँ लाके 2n को रखा और अब 2 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए और मिडिल टर्म बन रही है n प्लस 1 टर्म, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आपको दी हुई है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है। आयोटा आपने देखा ये इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू √-1 के बराबर है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो यहाँ पे आयोटा पावर 7 मांग रहा है।
तो इस ब्लैंक का इशारा बेटा ये है कि जब भी कोई बड़ी पावर आए तो आप उसको 2 के नियरेस्ट मल्टीपल में तोड़िए। अगर नहीं टूट रहा तो एक अलग करके, जैसे यहाँ पे देखें 7 था तो 6 हमने अलग किया, 1 आयोटा हमने अलग किया और 6 को लिख दिया स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो हमने इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करने के बाद वहाँ पे -1 रख दिया। -1 पे ऑड पावर आ रही है तो जवाब माइनस में आएगा, और ये माइनस आयोटा से वो मल्टीप्लाई, तो आयोटा पावर 7 माइनस आयोटा के बराबर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल सामने आ गया है जो कि एक्सरसाइज नंबर 3.4 से लिया गया है, ये आपके सिलेबस में शामिल है। यहाँ पर इक्वेशंस दो साइड दी हुई हैं और हमें पिक करना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम बेसिस सेम करेंगे कि यहाँ पे 4 आ रहा है, हम राइट साइड पे 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और यूँ बेसिस आपकी सेम हो गई तो पावर को हमने कंपेयर करा दिया। यहाँ पावर x+2 है, वहाँ 3 है, प्लस का 2 जाके माइनस का हो गया और x की वैल्यू 1 आ गई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है। 6 सीरीज वाला चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज का, और यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, पूछ रहा है कि ये सीरीज कैसी है। तो यहाँ पे याद रखें आपने 3 सीरीज पढ़ी हैं, AP, GP और HP। तो आपने उन तीनों की पहचान का क्राइटेरिया अपने माइंड में रखना है कि AP के लिए 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है, GP के लिए उनकी रेशियो सेम आती है, और HP में हम पहले रेसिप्रोकल करके फिर डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाला फर्स्ट 2 टर्म्स का, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स का निकाला, तो दोनों डिफरेंस 3 आ रहे हैं। इट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक सीरीज कि इनका डिफरेंस सेम होगा हर 2 टर्म्स का। तो ये AP दी हुई है आपको। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 2 से दोबारा आ गया कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि x और y की वैल्यूज बताइए, जबकि ये आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इसने दी हुई है। तो याद रहे बेटा, जब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर है। तो हमने यहाँ पर इक्वेट कराया रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट उल्टे हाथ पर x है, उसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, सीधे हाथ पर रियल पार्ट नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स राइट साइड पे 0 है। इमेजनरी पार्ट उल्टे हाथ पर 3 है, याद रहे आयोटा कोएफिशिएंट लेना है, और सीधे हाथ पर 3y है, 3 3 कैंसिल हो गया, y 1 आ गया। इट मीन्स रियल पार्ट 0 है और इमेजनरी पार्ट 1 है। 0 एंड 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल रिलेटेड है दोबारा से चैप्टर नंबर 10 से ले लें इसको। आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस मांगा जा रहा है। 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला नीचे मैंने शो कर दिया है कि कॉमे से पहले x1, कॉमे के बाद y1, ऐसे ही सेम x2 y2 यहाँ पर हैं। तो ये डेटा हमने बनाया, x1 x2 y1 y2 वैल्यू रखी, इनको ले आगे फॉर्मूला पुट करा और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करा, तो इसका आंसर 1 यूनिट आ रहा है। इसको आप स्टिल करके देखिएगा और इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो अभी आंसर 1 आ गया। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बताइए 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों है। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं आपसे कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 फैक्टोरियल, n को जब 0 रखेंगे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका आंसर बेटे 1 के बराबर है। आपका कैलकुलेटर भी दे रहा होता है कि 0 फैक्टोरियल शो करेंगे 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 छोटी सी एग्जाम्पल्स दी हैं जिनसे ये बात प्रूव हो जाए कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों है। आइए पहले इसको समझते हैं, पहले वाले को। फैक्टोरियल का फंक्शन आपने पढ़ा ही है चैप्टर नंबर 8 और 7 के अंदर कि आप जब इसको खोलते हैं तो इसमें पहली टर्म ऐसे ही आती है, फिर इसमें 1 कम हो जाता है, और अगर आप फैक्टोरियल 1 तक नहीं लेके जाएंगे तो यहाँ पे साइन लगानी पड़ेगी। अगली टर्म में n-2 हो जाएगा, फिर फैक्टोरियल लगा दें। तो अब अगर हम इसको इतना ही ले लें और यहाँ लाके हम n की जगह 1 रखें तो इससे हमें सिचुएशन 0 फैक्टोरियल की अचीव हो जाएगी। हमने दोनों साइड पे n को 1 रख दिया, उल्टे हाथ पर भी और सीधे हाथ पर भी। उल्टा हाथ तो ऐसे ही आ गया, 1 में से 1 माइनस करा, 0 बच गया। अब 0 1 0 फैक्टोरियल आपका लगा हुआ है आगे, और उल्टे हाथ पे 1 फैक्टोरियल तो 1 के ही बराबर है, आपको पता है। तो यूँ 0 फैक्टोरियल 1 ही आ गया, यानी 1 0 0,
तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, ये एक तरीका। अगला तरीका यहाँ पे आप देखिए कि अगर 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, पता ही आपको 120 आएगा। 4 फैक्टोरियल 24 आएगा। 3 फैक्टोरियल 6 आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 आएगा। 1 फैक्टोरियल 1 आ रहा है। तो आइए सेटिंग क्या चल रही है कि जब हमने 120 को 24 से डिवाइड करा तो यहाँ 5 बचा। 24 को 6 से डिवाइड करा, यहाँ 4 बचा। 6 को 2 से डिवाइड करा, यहाँ 3 बचा। 2 को 1 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 1 बचा। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 ही बचना चाहिए, इसलिए 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है। 3.3 में आपने ओमेगा देखा है और यहाँ पे ये आइडेंटिटी फॉर्मूला याद रखना है आपको कि आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये 0 के बराबर होता है। तो आपने फॉर्मूले को यूज़ करना है। आपने 2 को ऐसे लिखा, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन ली, ये दोनों प्लस में आ गए। और वो 3.3 वाला फॉर्मूला कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो वो लाके आपने इसी जगह पे रख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गए और यूँ आंसर 3 आ रहा है। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज, यानी ये काम भी आप 3.3 में कर चुके हैं, क्यूब रूट निकालने का काम। तो जब हम 27 का एक सवाल किया था हम लोगों ने, तो उसके क्यूब रूट जो आए थे वो ये 3 आए थे, 3 ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। तो अब ये कह रहा है कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए उनका आंसर क्या होगा। याद रहे अगर इनको सम किया जाता है तो इनका आंसर 0 आता है। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 27 ओमेगा क्यूब हो गया और ओमेगा क्यूब आपका था 1 के बराबर है। 27 1 27, तो इसका आंसर है 27। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और यहाँ ये चैप्टर 6 से आ रहा है। एक सीरीज आपको दी हुई है, बल्कि एक अर्थमेटिक सीरीज आपको दी हुई है कि इनका डिफरेंस आप देख सकते हैं सेम आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एपी आपको दी गई और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इसका सम क्या आएगा अगर हम एन टर्म्स तक इसको चलाएं। तो आपने यहाँ पे डेटा बनाया, ए को उठाया 2, डी को उठाया वो भी 2 आ रहा है, एन के बराबर। तो यहाँ पे आपने 6.2 में सम टू एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाया है, वो फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर ए और डी की वैल्यूज रख दी। 2 अंदर से कॉमन आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 माइनस हो गए, 1 बचा और ब्रैकेट खोल दिए। तो एन स्क्वायर प्लस एन, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चैप्टर 6 से सवाल आया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 1 सेट से आ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल कि ए अगर सेट है तो बताएं ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा। जैसे क्या होता है यूनियन के अंदर हम ये करते हैं कि सबसे छोटा मेंबर देखते हैं और फिर उसको अरेंज करते जाते हैं। सेकंड सेट में कोई मेंबर अगर तरतीब से आ रहा है तो उसको लिखा जाता है। तो ए यूनियन ए, फिलवक्त ए का ए के साथ ही यूनियन हो रहा है तो ए ही आंसर आएगा, सेट ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये 10 चैप्टर में बेटा सर्कुलर कुछ इक्वेशंस कहलाती हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ये 2 इक्वेशंस आपको दी हुई हैं और इनमें से पिक करके हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सोल्यूशन कर दिया है, दोनों को नाम दिया 1 2 का और दोनों पे हमने स्क्वायरिंग पहले की और एडिंग कर दी। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट में ऐड कर दिया। जैसे इसको आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर ये मैट्रिक वाला फॉर्मूला लग गया कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमने 1 रखा और फिर ये 25 हो गया। आखिरी स्टेप में स्क्वायर रूट ले लिया तो आर का आंसर आ रहा है 5। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि ये आपका चैप्टर नंबर 8 से 8.3 से आ रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा ही है कि अगर कोई पावर लगी हो तो जब ये खोला जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो टर्म इस पावर से एक ज्यादा बनती है। इट मीन्स अगर यहाँ 11 है तो आंसर आपका 12 आएगा। इसकी एग्जाम्पल नीचे दी कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला जाता है तो 3 टर्म बनी, होल क्यूब का फॉर्मूला खोला तो 4 टर्म बनी। इट मीन्स जो पावर ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है उसमें आप 1 प्लस कर दें, उतनी टर्म्स उस एक्सपेंशन में बनेंगी। चलते हैं आगे।
अगला सवाल दोबारा चैप्टर 6 से आ गया है। एपी वही 6.1 6.2 कि अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो एक्स यहाँ पे अननोन है जो हमसे मांगा जा रहा है। तो एपी की डेफिनेशन ही यही है कि अगर ये तीनों टर्म एपी में तो इनका डिफरेंस यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करें, ये डिफरेंस दोनों साइड से सेम आएगा। तो मैंने यही काम करा, T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2 सॉल्व किया। आप स्टिल करके इसको देखिएगा, ब्रैकेट खोले गए, एक्स एक तरफ कर लिए, नंबर एक तरफ कर लिए, तो एंड में आपका आंसर 3 आ रहा है जो कि सेकंड ऑप्शन है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये आपके सिलेबस में शामिल है या नहीं, खैर आप इसको समझ लीजिए कि ये बात कर रहा है जीपी, इनफाइनाइट जीपी एक एक्सरसाइज है जो आपके चैप्टर 6 में मौजूद है। 6.5 के बाद आप देखें 6.6 है, तो वहाँ पर ये ए और आर दिए हुए हैं और सम टू इन्फिनिटी मांग रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैंने शेयर कर दिया है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है फिलवक्त, फिर भी इसको पढ़ लें। ए उठाया, आर उठाया और इनको माइनस किया, 3 2 गए 1 बचा और ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 9, एस इन्फिनिटी 9 के बराबर आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर आपसे मांग रहा है। 4 क्वाड्रेंट एक सर्कल के होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट में ये आप स्टिल करके बहुत आराम से देखिएगा। ये डायग्राम आपको कंप्लीट इस टाइप के कोई भी सवाल आ जाए वो समझा देगी कि 4 क्वाड्रेंट हैं, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एंगल 0 से 90 है तो फर्स्ट है, 90 से 180 तक जा रहा है सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 360 ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट में बिहेवियर अगर आप देखेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन जो 6 के 6 हैं, साइन उसका उल्टा कॉसेक, कॉज उल्टा उसका उल्टा सेक, ऐसी tan उसका उल्टा कॉड, इनके बिहेवियर बताए गए हैं। तो पहला क्वाड्रेंट में तमाम 6 के 6 पॉजिटिव रहते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक ये प्लस का होता है, बाकी चारों माइनस के। थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉड ये प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के। और फोर्थ में कॉज और उसका उल्टा सेक ये प्लस के होंगे, बाकी चारों माइनस के। तो अब इस सवाल को देखें कि बताइए वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां कॉड भी माइनस का है और कॉज भी माइनस का है। तो ये क्वाड्रेंट सेकंड है मेरे बेटा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉज भी नेगेटिव है और tan का उल्टा कॉड भी नेगेटिव है। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो कॉड नेगेटिव, कॉज नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, सेकंड। लेकिन आप इसको स्टिल करके देखिएगा ताकि एग्जाम में ये अगर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आए तो वो आप अच्छे तरीके से समझे हुए हों। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन चैप्टर 7 से आ रहा है। परमुटेशन का सिंपल फॉर्मूला मैंने शो कर दिया है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स r जितने आप लेना चाहें। तो इट मीन्स 5p3 या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे समझ लें कि n को 5 रखा, r को 3, 5/2, 5 फटल खोला 120, 2 फटल खोला 2, आंसर 60 आ रहा है। वो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर 60 ही है, ये आप कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये आपको दोनों साइड दी हुई हैं इक्वल और आपसे पूछा बताएं अब ABC किस में आएंगे, AP में आएंगे, GP में, HP में। तो बेटा बात बहुत आसान कि आपने पहले जो गिवन सिचुएशन है उसको लिखा और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ब्रैकेट खोले गए दोनों साइड से, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कट गई और एंड में वैल्यू आ रही है B² इक्वल टू AC। यहाँ तक कि B रूट ले लिया तो रूट AC के बराबर आ गया। तो याद रहे बेटा ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है कि अगर 3 नंबर्स GP में हैं तो बीच वाला उनका GM होगा। तो इट मीन्स अगर बीच वाला उनका GM बन रहा है तो इन नंबर GP में होंगे ABC, जो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 1 सेट से आ गया है कि A माइनस B यूनियन B का आंसर मांग रहा है। तो पहले आपने A और B को माइनस करा, माइनस में रिपीट कर दूं एक बार कि पहले सेट का मेंबर देखा जाता है जो सेकंड सेट में ना हो। तो 2 यहाँ पर है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो 2A माइनस B का आंसर आया।
पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करा, अब यूनियन लेना है बी के साथ, तो बी का सेट दिया हुआ 3 4, यूनियन में तरतीब से लिख देते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 2 3 4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर 2 से आ गया है कि ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका इमेजिनरी पार्ट मांग रहा है। तो हम पहले गए, आयोटा स्क्वायर को हमने हटाया, -1 रखा, 3 में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, 3 में से 5 गया, -2 बचा। तो इट मीन्स इसमें रियल पार्ट 0 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट माइनस का 2 आ रहा है, यानी आयोटा का कोफिशिएंट लेंगे जो कि माइनस का 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैंने इस प्रीलियम पेपर के तमाम एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस किए, इस उम्मीद के साथ कि आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आप इनको आराम से देखिए, मैं इस सिलसिले को जारी रखूंगा। जैसे जैसे पेपर मेरे सामने आते रहेंगे, कोई स्टफ सामने आता रहेगा, मैं उनको आपसे शेयर करता रहूंगा, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने जहन को खोलिए। मैथमेटिक्स जो सेक्शन ए आपका आने वाला है इस साल का, वो 50 मार्क्स का है एमसीक्यूज का पोर्शन, यानी 25 एमसीक्यूज आएंगे। मैं एक सजेशन इस वीडियो के थ्रू आपको और देना चाहूँगा कि आप मॉडल पेपर को देखिए, उसमें एमसीक्यूज किस अंदाज से आ रहे हैं और किन चैप्टर से कितने एमसीक्यूज लिए जा रहे हैं। आप उससे उस चैप्टर के स्टफ का, नंबर्स का अंदाज़ा लगाएं और फिर उन पे वर्किंग करें, उसके स्टाइल को असेस कीजिए कि कुछ तो ब्लैंक्स ऐसी होंगी जो पास्ट ईयर में आ रही होंगी रेगुलर, उनको आप एज इट इज़ याद करें, और कुछ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से फॉर्मूले आ रहे होंगे, उनको देखिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस टेक्निक से चलेंगे तो 25 में से 20 से 22 एमसीक्यूज इसी पैटर्न पे मिलेंगे आपको, और इंशाल्लाह वो आपके सही भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको कितनी बार दोहराते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।